तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते थे इसको और इम्प्रूव करने के लिए, देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले लॉजिक समझो, मैं फॉर लूप अलग कब चलावाऊँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए। अगर यहाँ पे इसकी जगह लेट सपोज़ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से होता, जैसे मेरा 1 है, तो ये 1 कितनी बार आया, एक बार। लेट सपोज़ यहाँ पर 2 है, 4 है, देन अगेन 4 है, एंड देन 16 है, एंड यहाँ पर एक 4 है, एंड देन 2 है। इस तरीके की मेरी एरे होती। देन मैं चेक करूँगा, मेरा सेकंड नंबर है 2, तो 2 यहाँ पर इस एरे के अंदर कितनी बार आया, मेरा 2 आया 2 टाइम्स। देन मैंने चेक करा 4 कितनी बार आया, 1 टाइम्स। ओके, तो मैंने मैपिंग कर ली एक तरीके से, यहाँ पर मैपिंग कर ली कि 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया। सिमिलरली इस एरे के अंदर मैंने चेक करा 1 कितनी बार आया, एक बार, 4 कितनी बार आया, 2 बार, एंड 16 कितनी बार आया, मेरा एक बार। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मेरा एक बार आया है तो जो एक का स्क्वायर है 1, वो भी एक ही बार आना चाहिए। अगर मेरा 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 के साथ जो वैल्यू है वो भी 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 बार आना चाहिए। अगर मेरा 4 इस पूरी एरे के अंदर एक बार आया है तो मेरा 16 भी एक ही बार आना चाहिए। तो पहले इस तरीके का मैप बनाने के लिए एक लूप इसके ऊपर रन करनी पड़ेगी, इस तरीके का मैप बनाने के लिए एक लूप इसके ऊपर रन करनी पड़ेगी, और फिर इसको और इसको चेक करने के लिए एक अगेन हम लोगों को लूप रन करनी पड़ेगी कि इसके अंदर अगर 1 एक बार है, इसके अंदर पूरे में कितनी बार है, इस तरीके से चेक करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं करके। ये लॉजिक मैं यहीं पे ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फाइंड स्क्वायर, या फिर इसका नाम जो भी रख लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एरे 1 चाहिए और एक एरे 2 चाहिए। अब यहाँ पर देखो लॉजिक क्या होगा, पहले मुझे इस तरीके के मैप्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, लेट काउंट एरे 1 इज इक्वल टू, या फिर आई शुड से मैप्ड एरे 1, जो पहली एरे थे उसको मैंने मैप करके रख लिया, और जो एरे 2 थी उसको मैंने मैप करके रख लिया। अब एक फॉर लूप मैं चलाऊंगा पहले अपनी एरे 1 के ऊपर, यहाँ पर पहली एरे के ऊपर। तो शॉर्टली चला लेते हैं एरे को, लेट आइटम ऑफ एरे, पूरा ना लिख के, क्योंकि अब एक के अंदर दूसरी तो चलानी नहीं है, तो आईजे का कोई काम नहीं है। एक फॉर लूप मैं चलाऊंगा ऐसे। सिमिलरली एक फॉर लूप मुझे रन करनी पड़ेगी एरे 2 के ऊपर। अब बात आती है कि मैं इसके अंदर करूँगा क्या, मुझे पहले लॉजिक क्या लगाना है। मुझे यहाँ पे चेक कर रहे हैं जो भी मेरा पहला एलिमेंट होगा, यानी कि जो आइटम आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे 1, तो मुझे चेक करना है कि इसके अंदर दोबारा 1 तो नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ पर पहले तो मुझे की क्या देनी है, जो भी इसकी पहली वैल्यू थी वो, यानी कि मैप्ड एरे 1 की जो की हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, आइटम इज इक्वल टू। अब बात आती है वैल्यू की, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी वैल्यू सेट कर दूँगा। मान लो जैसे मेरा 1 था, या चलो 2 का केस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है। जैसे मेरा 2 था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या सेट करी, यहाँ पे की क्या सेट कर दी मैंने 2, इस तरीके से। और इसकी वैल्यू मुझे क्या सेट कर रही है, पहले मैं इसकी वैल्यू सेट करूँगा। अभी मेरे पास ये कितनी बार आया है, एक बार आया है ना, तो मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूँगा मैप्ड एरे 1, जो के अंदर अगर मैं आइटम डाल दूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं आइटम डालूँगा वो +1, यानी कि ये वाला जो आइटम था अभी तक तो एक भी बार नहीं आया इसके अंदर, तो ये कितनी बार आ जाएगा, अब एक बार। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, जब यही सेम आइटम मान लो दोबारा से रिपीट हुआ, तो यहाँ पे फिर से मैंने सेम की को एक्सेस करा, उसकी वैल्यू में अपडेट कर दूँ, यानी कि उसको एक टाइम और इंक्रीमेंट करूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग करेंगे, इसको इस तरीके से लिखूँगा मैं, और साथ में यहाँ क्या लगाऊँगा, और 0। तो ये एक टाइम और इंक्रीमेंट तो हो जाएगी दूसरी बार, लेकिन मैंने और 0 किस लिए लगाया, और 0 इसलिए लगाया, मान लो जो एरे थी मेरी मैप्ड एरे 1, उसके अंदर मैंने आइटम डाला। आइटम क्या था मेरा, की क्या थी मेरी, यानी कि की क्या सेट हो गई यहाँ पे 1, और 1 के अंदर जो मुझे वैल्यू डालनी थी वो वैल्यू क्या डाली मैंने, अगेन यही चीज़। लेकिन यही चीज़ हो सकता है एग्जिस्ट ना करती हो। अब अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो अनडिफाइंड के साथ तो 1 ऐड नहीं कर सकते हैं ना आप, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 0 डाला, ताकि जब ये पहली बार ऐड होगा तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा, 1। एक बार आपको वापस से समझाता हूँ। ये क्या सेट करी मैंने की, कि जो मेरा ये पर्टिकुलर मैप है अभी खाली है, इसके अंदर मान लो लेट सपोज 2 आता,
तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 मेरी की हो गई। फिर अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस करूँगा वापस से 2, क्योंकि हो सकता है कि पहले से 2 आ चुका हो। अगर आ चुका होगा तो मैं उसी को इंक्रीमेंट करूँगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं नई वैल्यू सेट करूँगा 1। तो अब जब मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस करा, अगर मान लो इसके अंदर था ही नहीं वो, तो मुझे क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इस केस में मैं इसको क्या सेट कर दूंगा, 0, ताकि 0 + 1 क्या हो जाए, 1। अब नेक्स्ट टाइम जब वापस से यही सेम चीज़ रिपीट होगी 2 के लिए, क्योंकि 2 फिर से आ गया, तो यहाँ पर वापस से की क्या एक्सेस हुई मेरी, 2। लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसको एक्सेस करूँगा, अब की बार मुझे अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस मैंने यहाँ पे एक और 1 जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। तो 2 के साथ क्या सेट हो जाएगा, 2। सिंपल। इसी तरीके से सेम लॉजिक मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा एरे 2 के लिए। बस इसका नाम कर दूँगा मैप्ड एरे 2, मैप्ड एरे 2, और लेट से इसका नाम भी आइटम 2 कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको कोई भी। सिंपल। तो अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ console.log मैप्ड एरे 1 मैप्ड एरे 2, क्या मिलता है इनके अंदर, लेट से फाइंड स्क्वायर, जो मेरी एरे 1 है वो क्या है, कुछ इस तरह की है, जो एरे 2 है वो क्या है, ये है। अब यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, तो मुझे देखिए क्या मिला, 1 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 1 1 टाइम, 4 2 टाइम, 16 1 टाइम, करेक्ट, एकदम सही है। अब बस मुझे फाइनल काम करना है। फाइनल टास्क क्या है, अब मुझे चेक करना है कि मान लो यहाँ पे 1 1 टाइम आया, तो उसके साथ में जो दूसरा वाला मेरा मैप था उसके अंदर भी जो 1 था मेरा, वो यानी कि 1 का जो स्क्वायर था वो क्या था, 1, वो भी 1 टाइम आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 मेरा 2 टाइम्स आया, तो 2 का स्क्वायर यानी कि जो 4 था वो भी 2 ही टाइम्स आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप अगेन रन करूँगा, लेट की इन मेरा मैप्ड एरे 1। तो अब आपको समझ आ गया होगा इसका नाम काउंटिंग फ्रिक्वेंसी क्यों रखा, क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं कि 1 कितनी बार आया या 2 कितनी बार आया, फ्रिक्वेंसी कितनी बार आई। अब यहाँ पे लेट की ई 1 इन मैप्ड एरे 1 से मुझे क्या मिलेगा, एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक एक करके इसकी की मिलेंगी, 1 2 4। तो ये क्या हो गई, ये मेरी की हो गई, यहाँ पर ये 1 मेरी की हो गई, 2 मेरी की हो गई, 4 मेरी की हो गई। अब मैं सेम की को, जैसे मेरी 2 की थी, इसके स्क्वायर को एक्सेस करूँगा दूसरी वाली मैप के अंदर। यानी कि मैं क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, मैप्ड एरे 2 के अंदर जो भी मेरी की थी मल्टीप्लाइड बाय की, वो मुझे मिलनी चाहिए। यानी कि अगर ये मेरा 2 था तो 2 का डबल यानी कि स्क्वायर 4 मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हो सकता है ये वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो मैं चेक करूँगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इफ़ नॉट देन मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर दूँगा, फॉल्स, यानी कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली। एल्स अगर मैंने यहाँ पे 2 देखा और 2 का अपोजिट क्या था, 4, वो एग्जिस्ट करता भी है, तो मुझे ये चेक करना है जो इसकी वैल्यू थी और इसकी वैल्यू है वो दोनों भी सेम हैं या नहीं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर अगेन एक इफ़ लूप लगाऊँ, एल्स की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर एक और इफ़ लूप लगा देते हैं। इफ़ कंडीशन क्या होगी कि जो ये वाली इसकी वैल्यू है 2 और जो इसकी वैल्यू है 2, वो दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं जो मेरी मैप्ड एरे 1 थी, ये वाली एरे, इस एरे के अंदर अगर मैं की डाल दूं अपनी, तो मुझे क्या मिलेगा, ये इसकी जो वैल्यू होगी दैट शुड बी इक्वल टू मैप्ड एरे 2 के अंदर अगर मैं की को मल्टीप्लाई कर दूं, की मल्टीप्लाइड बाय की, यानी कि इस की को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दूसरे की मिल जाएगी यानी कि 4, वही मैंने यहाँ पे किया है और दोनों को चेक करा है। और अगर ये इक्वल नहीं निकला तो अगेन मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा क्या, फॉल्स, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, और अगर ना यहाँ से रिटर्न हुआ फॉल्स ना यहाँ से रिटर्न हुआ फॉल्स, तो मैं रिटर्न कर दूँगा क्या, ट्रू। यानी कि ये मेरी जो फॉर लूप थी ये ख़त्म हो गई, इसके बाद मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया ट्रू, दैट्स इट। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस console.log रिज़ल्ट, लेट्स सी। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, ट्रू, क्योंकि
अब अगर मैंने इसको 1 कर दिया, अब देखते हैं अब क्या मिला मुझे, फॉल्स, करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए फ़ायदा क्या हुआ, अब मैंने इसको कोड को ऐसे क्यों लिखा, या कोड को ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये वाली मेरी फॉर लूप कितनी बार रन होगी अब, n टाइम्स। ये वाली फॉर लूप मेरी कितनी बार रन हुई, n टाइम्स। एंड देन ये वाली फॉर लूप मेरी कितनी बार रन हुई, n टाइम्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर जो मेरी टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O(n), लीनियर, यानी कि n के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा एरे का साइज होगा उतनी ही बार ये लूप्स चलेंगी, उतनी बार ये लूप चलेगी, उतनी बार ये लूप चलेगी, उतनी बार ये लूप चलेगी। यानी कि अगर यहाँ पे मेरी 4 लेंथ थी एरे की, तो 4 टाइम्स ये वाली लूप मेरी रन हुई, 4 टाइम्स ये वाली लूप रन हुई, 4 टाइम्स ये वाली लूप रन हुई। लेकिन जो पिछला वाला सॉल्यूशन था वहाँ क्या था, 4 टाइम्स मेरी ये वाली लूप रन होती और इसके अंदर वाली फिर 4 टाइम्स होती, ये वाली 4 टाइम्स होती, इसके अंदर वाली सॉरी ये वाली एक बार रन होती, अंदर वाली 4 बार रन होती, ये वाली एक बार रन होती, फिर अंदर वाली 4 बार रन होती, फिर ये एक बार, फिर अंदर वाली 4 बार। यानी कि आप ये कह सकते हो वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी हमारी, n⁻2, और यहाँ पर क्या है, O की पावर O(n), यानी कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी कि कितना सही है डेटा स्ट्रक्चर को समझना और कितना ज़रूरी है, ताकि जब आप अपना खुद का कोड लिखो आपको पता हो कहाँ फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगानी है, कहाँ एक ही फॉर लूप लगानी है। तो लॉजिक लिखना ज़रूरी नहीं है, सही अप्रोच से लिखना ज़रूरी है।